ये प्रथम पाली का पेपर है जो अभी आपके सामने बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2022 ये 16/10/2022 को प्रथम पाली में हुआ था। ज़्यादा ना करके मैं जल्दी इसका मतलब सॉल्व कर रहा था। इसका पहला क्वेश्चन है इसका, ये इसमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो इसमें जो तकनीकी है वो मोप लोपी ढलाई कास्टिंग। पहला क्वेश्चन है मोप लोपिंग ढलाई कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो ये नदी है निरंजना नदी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो इसका जो नई राजधानी का है वो कन्नौज है। इसका पहला क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा, अच्छा क्वेश्चन नंबर चौथा है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार मतलब गोरेला रणनीति थी। मराठा, इसमें आंसर दे रखा है मराठा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखेंगे। इसमें दे रखा है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने कौन सी भाषा के लिए ज़्यादातर तवज्जो दी थी, वो है अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। मतलब मैंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, तो उसमें जो सबसे मतलब पहला जो नाम आता है वो हज़रत मोहानी का आता है। इसके बाद मतलब एक नारा बेग स्वराज मेरा पूर्ण सिद्ध अधिकार है, तो ये आप जानते ही हो, लाला लाजपत राय ने दिया था कि स्वराज मेरा पूर्ण सिद्ध अधिकार है, और ये पूर्ण स्वराज की जो मांग करी थी वो हज़रत मोहानी ने करी थी। क्वेश्चन 100 हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोल करके मतलब व्याख्यान ना दे करके मैं खाली क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, और उसी से रिलेटेड मतलब उसी फैक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने हैं। बस ये देखते जाओ कि क्वेश्चन कहाँ से पिकअप किया है आयोग ने, मतलब कहाँ से उठाया है, और उसी से ही संबंधित आपको जो पैड परीक्षा 2023 जो आने वाली है, मेरे समझ से 28-29 सितंबर को होगी। तो इस परीक्षा के लिए आपको उसी से रिलेटेड मतलब फैक्ट देखना है। तो मुझे लगता है कि आप अच्छे मार्क अचीव कर जाओगे। तो इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जरा जल्दी चलते हैं जिससे कि ज़्यादा टाइम न लेकर के मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो इसमें जो दे रखा है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। तो स्वदेशी जो आंदोलन का प्रमुख कारण था जब बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, तब की बात है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसमें जो महात्मा गांधी का जो उठाया था कि भाई इसके पीछे क्यों भाई, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता था। तो क्या कारण, महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लानी है तो ये युद्ध में दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एकता बनाए रखने के लिए ये काम किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटेन सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है। मतलब ब्रिटिश सरकार के जो अंतिम था उसका एक उदाहरण पूछ रहे हैं। तो इसमें दे रखा है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। अब इससे रिलेटेड आपको ये और फैक्ट देखने हैं भारत सरकार अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से
किसके द्वारा की गई थी? तो जो फॉरवर्ड ब्लड जो मतलब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनएस की जो मतलब एक फ़ौज की जो स्थापना करी थी, तो वहीं से मतलब एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आपको वहाँ देखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो दे रखी है वो कवरत्ती दे रखी है। अब इसमें कवरत्ती लक्षद्वीप की पूछी है, अंडमान निकोबार भी है, दादर नागर हवेली भी है, सिलवासा, तो ऐसे, और चंडीगढ़ है, और दिल्ली है, जम्मू है, और लद्दाख है। मतलब जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उनकी कैपिटल्स आपको देखनी है, और फिर स्टेट्स की भी कैपिटल आपको देखनी है, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी पूछी है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? मतलब जो दिन का तापमान और रात के तापमान में मतलब अंतर दिखा रहे हैं जी, कि अगर मान के चलो दिन का तापमान लगभग 30 डिग्री है, तो रात का तापमान लगभग वहाँ का से कह सकते हो 15 या 20 डिग्री होगा। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों के तापमान में बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो ये ऐसा होता है थार मरुस्थल में। आपने देखा है कि रात में जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पहले जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों मतलब जो टाइम जोन है में विभाजित किया गया है? तो आप जानते हो क्योंकि 24 हैं, 24 जोन हैं, 24 जोन में हमारा पूरा विश्व बटा हुआ है। जो आपने देखा होता है ग्लोब पे देशांतर और जो दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं उनमें मतलब कि हमारा टाइम जोन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक नहीं है? मतलब जनसंख्या परिवर्तन की बात करी जा रही है, तो जनसंख्या परिवर्तन में तुम आप जानते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है कि जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक नहीं होता है उसका पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अब इसमें जो रुग्णता है वो आप दिखा लेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन की बात है, जनसंख्या से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन और पूछना है, तो इसी वजह से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दे रखा है कि उस जंगल का, क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें दे रखा है कि उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 तो ये पूछ रहे हैं कि उस जंगल का नाम बताओ जो पृथ्वी का फेफड़े कहा जाता है, ये कह सकते हैं आप सीधी भाषा में। तो इसमें अमेजन है, अमेजन वर्षा वाले बहना, आप जानते हो कि अभी अमेजन जो सबसे बड़े वर्षा वन एक नदी भी है अमेजन, और फॉरेस्ट एरिया भी है अमेजन। तो ये एक फेफड़ा कहा जाता है, ऑक्सीजन को मतलब कह सकते हैं ऑक्सीजन के रूप में एक फेफड़ा कहा जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा वहीं की बन है। अच्छा आगे चलते हैं हम। तो आगे चलेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमें 16 देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताता है कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? मतलब स्थिरता के साथ विकास हो, तो चौथी पंचवर्षीय योजना है। अब आपको 5 प्लान्स में इसमें देखना पड़ेगा भाई। जो 1991 से लेकर के जो 2012 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चली है, यहाँ तक 91 से शुरू हुई है, तो वहाँ से लेकर के आपको जितनी भी पंचवर्षीय 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं उन 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वायत्त वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो निजी क्षेत्र होता है जो अपना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो सबको पता है कि एम.एस. स्वामीनाथन है, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। अब श्वेत क्रांति हुई, वर्गीस हैं, और भी बहुत सारी पीली क्रांति, ये सभी क्रांतियों को आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? तो बैंकिंग अधिनियम आया था जो 1970 में, वो ये दे रखा है इसमें। अच्छा, उसके बाद आया था 1991 में नई आर्थिक नीति, जैसे NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वैश्वीकरण था। दे रखा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम। 21 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है,
तो द्विस्तरीय सरकार, हमारे यहाँ पे दो स्तरीय सरकार तो होती नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है कि दो स्तर की सरकार हो, हमारे यहाँ एक स्तर की सरकार होती है। तो क्वेश्चन नंबर हम 22 देखेंगे। अब हम 22 पे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के डीपीएस डीपीएसपी मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात करी जा रही है। तो भारतीय संविधान के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? मतलब नीति निर्देशक संविधान को कहाँ से लिया गया था? तो नीति निर्देशक संविधान को आयरलैंड से लिया गया था। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, तब वो आपको बताने से। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई प्रस्तावना के पारित जो स्वतंत्रता के बारे में जो बातें गई हैं वो कहाँ से पिकअप करी गई हैं, ये भी पूछा जा सकता है। मतलब संविधान से रिलेटेड जो मेन फैक्ट है वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो वाक और अभिव्यक्ति मतलब सबको बोलने की स्वतंत्रता हो, सबको अपना अपना कहने का अधिकार हो। क्वेश्चन नंबर 24 कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मतलब जो संसद होती है, संसद में जो कार्यपालिका है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जहाँ विधानमंडल होता है उसके प्रति वो उत्तरदायी होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 देखो कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? एक भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे कि जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी और तुम्हारे की GSLV सुंगन समिति आई थी, और मतलब 5-6 समितियाँ आई थी, उनमें उसी में से एक समिति जो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताएगी उनके किनके स्तर हैं। तो 3 स्तर होते हैं, एक तो होता है ग्राम पंचायत, एक होता है ब्लॉक पंचायत और एक होता है जिला पंचायत। 3 स्तर होते हैं इसके। और क्वेश्चन नंबर 26, अब ये थोड़ा साइंस में, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो अगर एक हॉर्स पावर है तो 746 वाट के बराबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में रूपांतरण। भाई जब पानी गर्म होगा तो वो भाप में बदलेगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी है, ये भौतिक अभिक्रिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो जो मसूड़ में जो ब्लड आने लगता है या विटामिन सी की कमी हो जाती है तो वहाँ पर पायरिया बोलते हैं। 29, क्वेश्चन नंबर 29, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। फ्लोएम का काम होता है भाई, जैसे किसी प्लांट ने अपना पौधे में खाना बनाया पत्ती में, तो उस पत्ती में बने हुए खाने को पूरे जितने प्लांट की जहाँ जहाँ पार्ट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँचाना, मतलब कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट का, बांटने का काम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये फ्लोएम का काम होता है और ये पौधों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार्बोरेटर में प्रयोग है? सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका H2SO4 में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? अब जहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं डायरेक्ट, तो आंसर की दे रखी है तो 7/8 है, और इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो 2.35 आएगा। 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 होता है। तो आप ये क्वेश्चन करके देख लेना, मुझे तो जहाँ आंसर की बतानी है, ये मैथ के क्वेश्चन आपको जो दे रखे हैं, आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। और मुझे तो ऐसे जो 34वां क्वेश्चन है कि 60 से 80 के बीच की सभी आभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए, तो 70.2 है। अच्छा, 35वां क्वेश्चन दे रखा है √12.04 और 0 माइनस √1.2544 बराबर कितना आएगा? तो 2.35 आएगा। आप ऐसा करना, आप इन सवालों को वीडियो को पॉज करके आप इन्हें निकाल सकते हो, देखना। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जो हिंदी है कि सद्भावना, 36 में जो क्वेश्चन है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपने देखा है सत्य धन भावना होता है, अगर सत्य जो भावना, सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, श्वेत और श्वेत का क्या अर्थ होता है? श्वेत तो सफ़ेद होता है, श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, और श्वेत ग्रंथियाँ पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, खाक में मिलना, ये जो मुहावरा है ये मतलब खाक में मिलने का मतलब होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 39, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भाई पवन होता है अनिल का। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त का विलोम शब्द का होता है? प्रकट होता है। गुप्त मानी होता है छिपना और प्रकट मानी होता है दिखाना। अच्छा, जो इंग्लिश का एक पैसेज है इसमें, जो आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, इसको मतलब इसे पूरा पढ़ना है। और ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आपको इसमें सर्च करके
पता करना है। अब इसमें क्वेश्चन तो दे रखे हैं इसमें कि एलिजाबेथ वाज द सफरिंग फ्रॉम, 41 नंबर का क्वेश्चन है। तो अस्थमा, एलिजाबेथ एज न्यू द नेवर ऑफ लिव्ड। तो डाउट मेरा चॉइस ऑफ द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ एक्सिल इसका पूछा है, तो इसका वैनिसमेंट है। चॉइस ऑफ द करेक्ट एंटोनियम्स मॉन्ट, तो इसका जुआ है। और 45वां क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग वन हु द सेल्स ऑफ आर्टिकल्स एट अ पब्लिक ऑफ सेल्स। तो एक्यूशनर है। तो 46 नंबर का अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर में कुछ रीजनिंग के सवाल कुछ दे रखे हैं, इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हैं 40 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों कथनों को पढ़िए और तय करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच को संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। चलो ठीक है, देखते हैं। इसमें सबसे पहला कथन है कि पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। भाई पुलिस के जो प्राधिकरण है उन्होंने शहरों में ज़्यादातर चौकसी बढ़ा दी है, देखा भारी ज़्यादा कर दी है, सर्च ज़्यादा कर दी है, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी कर दी है। कहने का मतलब ये है। अच्छा, इसका सेकंड पॉइंट है कि शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो ये तो बात तुम भी जानते हो यार। जब बताओ चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा दी है, चेकिंग चल रही है, देखभाल हो रही है, पुलिस ने खूब आवागवाही को मतलब बढ़ा दिया है। तो अब जब जो अपराध करने वाले व्यक्ति होंगे वो ऑटोमेटिकली सोच के नहीं निकलेंगे कि यार पुलिस का ज़्यादा दबदबा चल रहा है अब शहर में और अब हमें चुप रहना चाहिए। तो अपराध क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। तो कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। देखने को मिल रहा भाई, कारण जो दे रखा है ऊपर कि पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, तो उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है कि हाँ अब शहरों में अपराध नहीं हो रहे हैं। तो सही बात है, बिल्कुल यही होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें। गोपी ने विवेक से कहा, गोपी नाम का एक लड़का है और उसके बराबर में एक विवेक है। तो विवेक से कह रहा है कि ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति है सामने बैठा हुआ, तो उसकी ओर इशारा करके दे रहा है कि वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। भाई जो व्यक्ति है मेरी माँ मतलब गोपी की माँ, अब गोपी की माँ के इकलौता कोई भाई है, तो मतलब गोपी का कौन हो गया, वो मामा। अब भाई का पिता, अब मामा के पापा, तो मतलब गोपी की माँ के कौन हो गए, पिता। और जब गोपी की माँ के पिता है गए तो गोपी कौन हो गए, नाना। तो सीधी बात है कि नाना हुए। और दूसरा मतलब जो 48वां क्वेश्चन है विषम चुने, तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद में जो 33 है वो विषम है, 11 3 33 होता है, बाकी ये सब अभाज्य संख्या हैं। अच्छा, 49वां है कि 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो 125 डिग्री खुलता है। आप यहाँ से इस सवाल को कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आवर और गुणा 30 और प्लस m/2 और माइनस 6m। तो जो इस तरह से सवाल हो जाता है, इसको थोड़ा करके देखेंगे तो ऐसा होगा ये सवाल। मतलब एक तो होता है आवर गुणा 30 और प्लस m/2 माइनस 6m। अच्छा, जो आवर है वो तो दे रखा है 6 गुणा 30 और जो मिनट है वो 10 है। यहाँ प्लस को चिन्ह लगाएंगे, अभी रुको, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 10/2 माइनस 6 गुणा 10, यहाँ 10 होंगे। अच्छा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, ये 180 प्लस यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे माइनस, और 6 की गुणा 10 से करेंगे तो 60 हो जाएंगे। 6 की गुणा 10 से 60 करेंगे तो आपने देखा तो 185 हो जाएगा माइनस 60। अब 60 में से यहाँ करेंगे तो 5 बचेगा, घटाएंगे, और 8 में से 6 गए तो 2 बचेंगे और एक जो है तो डिग्री, यानी कि 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे पता कर सकते हैं। तो 125 डिग्री आंसर रहेगा ही रहेगा। ये फार्मूला है इसका, ये वाला ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से इसे निकल जाता है। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद में अब आता है हमारा 50वां सवाल आता है। तो इस 50वें सवाल से हम देखते हैं कौन सा सवाल है। 50वां सवाल क्या कहता है। 50वां सवाल कहता है यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है
अब डैश 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 और जेड को एक के रूप में कोडित किया जाता है तो मोबाइल के लिए कोड बनाइए। सिंपल है ये, मतलब एक विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है कि जेड को 1 दे दिया तो ए को 26 दे दिया, तो उसी क्रम में लगा करके आप इसका कोड डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, 51 क्वेश्चन है, द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई जो करंट है। अब जब करंट को तो आपको यहाँ देखना नहीं है, करंट तो आप तो ये तो बहुत पुरानी करंट हो गई, पिछले साल की करंट है जब पेपर हुआ था पैट 2022 का। आपको नई करंट में देखना है, और नई करंट में आपको जब पढ़ना है तो बस 6 महीने की मात्र करंट पढ़ लेना, उसमें ही आपका काम हो जाएगा। तो इस करंट के तो जो सवाल हैं इनको तो हमें देखना नहीं है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है कि जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर है, तो उपभोक्ता जागरूक करना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 55, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम, ये भी करंट का ही है, शाहबाजी रख दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री ये भी है। टाटा पावर 57 वाला क्वेश्चन, 58 हिमाचल प्रदेश में, ये भी। अच्छा, 59 डाक कर्मी पोर्टल का उद्देश्य, ये भी करंट में ही है। 60 की करंट में ही है ये, 61 का भी करंट में ही है। ऐसे कौन सी इजराइल की राजधानी है। अच्छा, ये देखो 62वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी थी, जेरूसलेम है। 63 में निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तेलंगाना। यहाँ से जीएस थोड़ी स्टार्ट हो गई है, तेलंगाना था। और 64 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो कर्नाटक में है। और 65वां किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 अक्टूबर दे रखा है। अच्छा, 66 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, तो कुर्ग है एक स्थान, इसे स्कॉटलैंड भी कहते हैं। अच्छा, 67वां क्वेश्चन है, डैश कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला कौन सी है, तो सांझी है। और 68 क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इनमें से कोई नहीं, कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे 4, उनमें से एक को बताया जा रहा है। अच्छा, 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ, तो ये तो सभी जानते हैं, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल में गर्म रहती हैं, अवरक्त किरणें। ठीक है। अच्छा, ये हिंदी का अब जो पोर्शन आ रहा है आपका, जो हिंदी का जो पैराग्राफ है, हिंदी के पैराग्राफ में से आपको पढ़ना है। और ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पाँचों क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। आप इन्हें देख लेना है। इस हिंदी के पैराग्राफ को आराम से आप वीडियो से पॉज करके आप देख सकते हो इसको, और पढ़ने के बाद में फिर इसमें 5 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। इसके 2 पैराग्राफ दे रखे हैं, इसमें देखो 71, 73 जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 74 वाला दे रखा है, 75 वाला दे रखा है। काफ़ी ईजी पैराग्राफ है, आप एक बार इस पैराग्राफ को देख लें, और उसके बाद में ये क्वेश्चन है इसके, वो आराम से दे दें। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को देख करके और इस पैराग्राफ को पढ़ करके आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, इन्हें आप खुद कर लेना देख करके आप। और उसके बाद में मतलब आगे चलते हैं अब ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 20 नंबर का आता है, और इस 20 नंबर में आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। और ये कुछ है भी नहीं जिसमें सिर्फ प्लस माइनस परसेंटेज गुणा भाग करना होता है, बस समझने का थोड़ा अंतर है, लेकिन टाइमिंग लगता है, थोड़ा जल्दी फास्ट करना पड़ता है। और ये हो गया तो आपके 20 नंबर पक्के होते हैं। अच्छा, इसमें 81 से 85 तक क्वेश्चन दे रखे होते हैं। इसमें देखना है कि निम्नलिखित ग्रामीण ग्राफ में करें जो 2011 से 2016 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में स्कूल में शामिल होने वाले, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की कुछ संख्या है। आप इन्हें कर लेना भाई, जो भी आप करना चाहते हो। मेरा तो जो मतलब पेपर कैसा आया था वो मैं दिखा रहा हूँ, और उसके बाद में आप देख लेना। जैसे 2014 के दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी, तो 2014 देखो, ऐसे 2014 है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्कूल में जो काली लाइन है वो स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या है, और जो थोड़ी डार्क नहीं है तो उसे हम स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कहेंगे। अच्छा, टोटल जो 2010 में स्कूलों में प्रारंभिक छात्र थे वो 3000 थे। तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट छात्र हैं वो 2014 में 550 हैं, और छोड़ के कौन चले गए हैं, 450। तो आप देखना चाहते हो तो भाई इनकी टोटल संख्या जो आंसर दे रखा है 3150 दे रखा है। अगर इसे थोड़ा करने की बात आ जाए तो करेंगे कैसे इसको,
जैसे कि 3000 दे रखा है, अब 3000 है ये, तो 3000 में पहले 550 को प्लस करो। तो जब 550 को प्लस करेंगे तो 3550 आ जाएगा। अच्छा, ये टोटल छात्र हो गए। अब इसमें से कितना घटाते हैं भाई, जो घटा दो 400, क्योंकि अगर 400 घटाएंगे तो क्योंकि इन्होंने आया ही नहीं है, तो यहाँ से देखेंगे 0 और ये 5 और 5 में से 4 ये 1 और 3, 3150, यही आंसर है 3150। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं और अच्छी मतलब क्या कहते हैं आप कम समय में दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे कराना तो है नहीं, आप सब मतलब कहते हैं ना देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना। चाहे 85 में क्वेश्चन दे रखा है तो सॉरी 82 में, 83 में क्वेश्चन इसी का दे रखा है, 84 का क्वेश्चन इसी का ही दे रखा है परसेंटेज का ही, और 85 में क्वेश्चन भी है। अच्छा, दूसरा पैराग्राफ आता है 86 से 90 तक का दंड आरेख है, जो मतलब पिलर खड़े होते हैं, उसमें ये दे रखा है कि अध्ययन करो उन प्रश्नों को उत्तर दें। अब इसमें विगत कंपनी द्वारा मोबाइल उत्पादन, मतलब मोबाइल को बनाने की कंपनी है, उसमें से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे जो नीचे दे रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके और इन क्वेश्चनों के आंसर सेल्फ निकालना, ये आता ज़रूर है और ये 20 नंबर का होता है, DI आपको करना चाहिए। अच्छा, इसके सभी क्वेश्चनों के आंसर आप इसमें से निकाल के देते रहना। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है ये वाला, तो इसमें ये भी एक क्वेश्चन है जो 91 से लेकर के 95 तक दे रखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो इसमें जितने भी जो क्वेश्चन दे रखे हैं 91, 92, ये यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। बस आपको आंकड़ा फिट करना है और आंकड़ा फिट करके आप इन क्वेश्चनों के आराम से आंसर दे सकते हो कम समय में, और इसी प्रकार से आप 20 नंबर में से कम 15-18 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में और ये और भी देखो, ये 3 आते हैं, तो तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसलिए यहाँ पर भी देखो ये दे रखा है, इसमें ये 96 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन है, ये देखो, इसको आप देखना है और इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लगाने हैं, सॉल्व करना है इसको DI को, और सभी क्वेश्चनों के आंसर लगाने हैं। 100 नंबर पूरे हो गए। ये प्रथम पाली का पेपर था जो 16 को हुआ था, इसमें आपको ये देख करके 16 तारीख में हुआ था, कहने का मतलब ये है, ये 16/10/2022 को हुआ था, दिनांक पड़ रही है इस पर। तो इसी तरह से आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इसका भी मतलब 4 पेपर हुए थे, इन चारों पेपर को मैं 1 बाय 1 करके आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ये प्रथम पाली का पेपर था जो 16/10/2022 को हुआ था, और अभी द्वितीय पाली का है, फिर दूसरे दिन तृतीय पाली का होगा, चतुर्थ पाली का होगा, 4 पेपर हुए थे। मैं चारों पेपर 1 बाय 1 करके आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, और फिर मैं मिलता हूँ और फिर एक मतलब द्वितीय पाली का पेपर लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।